बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्ते कूज़ अगर जो लिखा है फौजिया यास्मीन ने, किस्त नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम एक साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। अम्मी, आपने शाम की तस्वीर अब्बू को दे दी? नमल ने सुबह इनसे सामना होते ही पूछा तो जिस तरह चोर नज़र से इसे देखने लगी, इससे नमल को बगैर कहे इनका जवाब मिल गया। लाए, मैं खुद ही दे दूंगी, नमल ने संजीदगी से कहा। वो तो ऑफिस चले गए हैं, रशीदा ने धीमी आवाज़ में कहा। इन्हें इल्म था ये जान कर नमल ने को फ़ौरन ज़रूर गुस्सा आएगा। एक पल के लिए वाकिस का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो उन पर बिगड़ी नहीं थी, इसलिए फ़ौरन अपना गुस्सा जब्त कर गई। और ये और बात थी कि इसका इतना तरह चेहरा देख कर रशीदा ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। आज सुबह वो बहुत जल्दी में थे, मैं शाम को उन्हें दे दूंगी। फिर इनका मूड भी ठीक नहीं था, मैंने सोचा शाम में जब वो घर आएंगे तब दे दूंगी। नमल जानती थी इसकी माँ इसके बाप से कितना डरती थी, मगर शमाइला ने जिस तरह रात हो जाने के बावजूद वो तस्वीर और क्वाइफ इसे ला कर दिए थे, इसे देखते हुए नमल को इस मामले में एक लम्हे की भी ताख़ीर शमाइला इसकी माँ और आशाम के साथ ज्यादती लग रही थी। कह तो रही हूँ आज शाम में दे दूंगी, उन्होंने प्यार भरी डांट के साथ कहा तो नमल सिर्फ इनका दिल रखने के लिए मुस्कुरा दी। साथ ही ये सोचकर खुद को तसल्ली भी दे ली कि अगर शाम को रशीदा ने लिफाफा नहीं दिया तो खुद ये काम कर देगी। चलो अब जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हारी वजह से रोमिला और सुंबल भी लेट हो जाएंगी, रशीदा ने इसका ध्यान बटाने के लिए कहा। और वाकई वो तेज़ी से जाने की तैयारी में जुट गई। तभी महज 1.5 घंटे बाद वो तीनों क्लास में थीं। सारे रास्ते में तीनों हशाम और इसके साथ होने वाले जुल्म पर बात करती रही थी। क्लास में लेक्चर के दौरान भी इनका ध्यान वहीं था, जब भी वक्तन फ़वक्तन नहायत धीमी आवाज़ में इनका तबसरा और मशवरा जारी था। वो तीनों ऐसे बातें कर रही थी जैसे अज़मत खलील अपना हर कदम इनसे पूछ कर ही उठाने वाले हों। अपनी बातों में वो अच्छी खासी मगन हो गई थी। पीरियड और ओवर होने पर खुर्रम अपने चारों दोस्तों हारून, हमीद, नादिर और विक्की के साथ क्लास में दाखिल हुआ तो इसे देखकर नमल और रोमिला जिस तरह चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगी, इस पर नमल का दिल चाहा अपना सर पीट ले। लेकिन यह हालत सिर्फ इन दोनों की नहीं थी, क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स भी इनकी इस तरह रुक कर इन्हें देखने लगे थे। नमल का इन्हें देखते ही दिल चाहा उठकर बाहर चली जाए, मगर एक तो हारून और नादिर दरवाजे के फ्रेम से लग कर खड़े हो गए थे। दूसरे, जब सारी क्लास खामोश बैठी इनकी आमद की वजह जानना चाह रही थी तो फिर वो एक ही अपने जगह से उठकर किसी गैर मामूली रवैये का इजहार करते हुए सबकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन सुंबर और रोमिला किसी तरह एक दूसरे को देख रही थी। क्या बात है, ये क्यों हमारी क्लास में आए हैं, जैसे सवाल नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे से पूछ रही थी। इनकी ये हैरत और परेशानी से खौफ में मुब्तला कर रही थी। चुनांचे खुद को इनसे बेनियाज जाहिर करने के लिए इसने जानबूझकर किताब खोलकर ज़बरदस्ती इसका मुताला शुरू कर दिया। यह और बात थी कि लाशऊरी तौर पर वो भी ये सुनने की मुंतज़िर थी कि वो क्या कहने आए हैं। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो, इनकी क्लास के एक लड़के ने इनकी बदस्तूर खामोशी पर टोकते हुए पूछा, क्योंकि हारून और नादिर तो दरवाजे में ही रुक गए थे, जबकि खुर्रम बोर्ड के आगे रखी प्रोफेसर की टेबल पर टिक गया था और हमीद और विक्की इसके दाएं बाएं खड़े हो गए थे। इस लड़के के पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब न दिया, बल्कि खुर्रम जेब में से कागज़ निकालते हुए से पढ़ने लगा। इन सब का ये रवैया गैर मामूली ज़रूर था, मगर इतना मुजस्सिस भी नहीं था कि सब अपनी अपनी जगह जम कर रह जाते। क्लास में से 3 लड़के उठकर बाहर जाने लगे। हारून ने हाथ आगे करके रास्ता रोक दिया। जब हम यहाँ आए हैं तो साफ जाहिर है कोई ख़ास बात करने आए हैं, और अगर तुम लोग हो कि बग़ैर इजाज़त बाहर निकलने की गुस्ताखी कर रहे हो। हारून का अंदाज़ खालिस धौंस जमाने वाला था। वो लड़के हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अगर कोई ख़ास बात है तो कहिए ना, इनमें से एक ने लहजे की नागवारी को छुपाते हुए रसानियत से कहा। भले ही ये इनकी कॉलेज का पहला दिन नहीं था, मगर सेंटर्स के सामने पूरे साल न्यू एडमिशन रहने वाले थे। इन्हें पता था कम से कम इस पूरे महीने इन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी न्यू एडमिशन को पहले दिन किया जाता है। इस पर खुर्रम वगैरह का मजाक तो वो पहले ही देख चुके थे। लोग समीर की हरकत को खुर्रम की ही कारस्तानी समझते थे, जिसके नतीजे में प्रिंसिपल वगैरह ने खुर्रम और इसके दोस्तों के खिलाफ कोई ख़ास एक्शन भी नहीं लिया था। गोया ऐसे लोगों से ना उलझना ही बेहतर है। इस मिजाज के लोग जो चाहते थे कि कोई इनके तंग करने पर तंग हो,
तो इसे और परेशान कर सकें। जबकि अगर इनके मजाक पर खुद भी हंस कर टाल दो तो खुद ही बेमज़ा होकर अपना रास्ता बदल दें। यानी अब हमें ख़ास बात करने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें देर हो रही है, तो हम जल्दी से ख़ास बात करके तुम्हें फ़ारिग कर दें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तुम्हारी जान छोड़ दें। नादी तो बाकायदा झीला पर उतर आया। वो बात कहने वाला लड़का बेबसी से अपने दोस्तों को देखने लगा, जैसे पछता रहा हो कि ये बात इसने कही क्यों। नमल को इनकी ये दादागिरी सख्त नागवार गुजर रही थी। ख्वाह दूसरों को परेशान करने और दूसरों पर रोब झाड़ने वालों से इसे सख्त चिढ़ थी, मगर इसने अपना चेहरा पूरी तरह किताब पर झुका रखा था। वो नहीं चाहती थी कि खुर्रम एक बार फिर इतने लोगों के बीच में इससे मुखातिब हो। रोमिला ने अपना जो अंदाज फ़ोन पर जाहिर किया था इसके लिए काबिल कबूल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो एहतियातन खुर्रम के मामले से अलग रहना चाहती थी, ताकि रोमिला की कही बात के सच होने का इम्कान भी पैदा ना हो सके। मेरा मतलब नहीं था। इस लड़के ने होठों पर जुबान फेरते हुए सफाई देनी चाहिए। खुर्रम ने हाथ उठाते हुए टोक दिया। इट्स ओके, जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। खुर्रम के कहने पर लड़के पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, फिर ये सोचते हुए अपनी अपनी सीट पर जा बैठे कि समझदारी का तकाजा यही है। इनके बैठते ही खुर्रम ने ऐसे कहना शुरू किया जैसे कोई लेक्चरर लेक्चर देना शुरू करता है। कमाल है भाई, ये नई क्लास तो बड़ी अच्छी है। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़कर सब लोग बड़ी बाकायदगी से पीरियड अटेंड कर रहे हैं। खुर्रम ने कागज़ को देखते हुए जिस तरह कहा, इससे सभी को अंदाज़ा हो गया कि इसके हाथ में जो कागज़ है इस पर इनके क्लास की हिस्ट्री की हाज़िरी की तफसीलात लिखी हैं। इस जानकारी पर थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहता हूँ। किसी भी तालीमी इल्म के लिए अटेंडेंस रजिस्टर कर रसाई हासिल करना करके ये सारी मालूमात निकालना अगर नामुमकिन नहीं था तो भी मुश्किल ज़रूर था। ऐसे में सभी का ये सोचना बजा था कि इस मुश्किल का अमल की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। मगर रोमिला और सुंबल हर बात को एक ही नुक्ते पर ले जाती। अब भी वो कभी एक दूसरे को और कभी नमल को देखने लगती, जो सर झुकाने के होने के बावजूद इनकी परेशानी को ये बखूबी भांप गई थी और कोस भी महसूस करने लगी थी। ज़रूर वो दोनों खुर्रम की बात का पस मंज़र इसकी छुट्टी करने को ही समझ रही थी, लेकिन खुर्रम ने खुद ही इनको गलत फहमी को दूर कर दिया। आज मैं भी आप लोगों के अटेंडेंस लूँगा, लेकिन सिर्फ लड़कों की। लड़कियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खुर्रम के सकून से कहने पर लड़कियों को तो ढेरों इत्मीनान हुआ था, मगर लड़के हैरान परेशान नज़र आने लगे थे। और क्योंकि मैं आप लोगों के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, चुनांचे नाम कॉल करने पर आप खड़े होकर मुझे अपनी शक्ल भी दिखाएंगे। लेकिन आखिर क्यों? एक लड़के के बेसाख्ता पूछने पर विक्की ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कदर जाहराना अंदाज में कहा, क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे पूछो कि क्यों? हाउ आर यू? विक्की के अंदाज पर इसके दोस्त बड़े महसूस हुए। हमीद ने तो बाकायदा मुस्कुराते हुए विक्की की पीठ ठोकी थी, जैसे इसकी बदमाशी पर इसे शाबाशी दे रहा हो। बेहतर यही है कि अपनी औकात में रहो और जितना कहा है इतना ही करो। वो लड़का विक्की की बात पर नागवारी से इसे देखने लगा, तो हमीद ने भी इसे धमकाने में देर नहीं की। खुर्रम ने नाम पुकारने शुरू किए तो सभी लड़के बिल्कुल मरे मरे अंदाज में मारे बांधे खड़े होते गए। वो समझ गए थे समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इस तरह दुर्गत बनने पर सभी को शर्मिंदगी महसूस होने के साथ साथ दिल ही दिल में ताव भी आ रहा था। खुर्रम इनका नाम पुकार कर इनकी शक्ल देखता और इन्हें एक तरफ खड़ा कर देता। कुछ लड़कों को इसने सिरे से नाम ही नहीं पुकारा था और फिर भी परेशान थे, जाने इनसे क्या खता हो गई जो इन्हें खड़ा करके इनकी शक्ल नहीं देखी गई। असल में खुर्रम ने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। इसने कंप्यूटर पर इस मूवी को मुतादिद बार चला कर देखा और जिस जिस लड़के की शक्ल नज़र आई इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया, क्योंकि 2-3 बातों का इसे यकीन था कि ये काम किसी लड़की का नहीं है, इसलिए इन पर गौर करने की इसने सिरे से ज़रूरत ही नहीं समझी। दूसरे इसे यह भी यकीन था कि मूवी समीर के ग्रुप के किसी लड़के ने नहीं बनाई, क्योंकि मूवी तब शुरू हुई थी जब तमाम चूहे डब्बे से निकलकर क्लास में भागना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर समीर या इसके किसी दोस्त ने ये काम किया होता तो पहले से तैयारी के साथ मौजूद होता और इस सीन को ज़रूर नज़रबंद करता जब ये डब्बा क्लास में लाया गया था और फिर इसे खोलने की कोशिश की गई थी। मगर जब मूवी शुरू होती है तो ये दोनों मंजर गुजर चुके होते हैं। गोया ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस बात से वाकिफ़ नहीं था और जिसके जहन में मूवी बनाने का ख्याल बिल्कुल अचानक आया था, और ऐसा शख्स क्लास का कोई स्टूडेंट हो सकता था। चुनांचे खुर्रम ने अटेंडेंस रजिस्टर से इस
पीरियड की हाजिरी निकाल ली थी, जिससे इन लोगों को इस जिसके ख़त्म होने के बाद इनके साथ ये मजाक किया गया था। इस दिन जितने तालिब इल्म की गैर हाजिरी की हाजिरी लगी थी, आज भी वो तमाम तालिब इल्म मौजूद थे। इसलिए खुर्रम बड़ी आसानी से सारे लड़कों का नाम लेता गया और इन्हें एक तरफ खड़ा करता गया जो मूवी में मौजूद थे। अगर मोबाइल में नस्ब कैमरा इनके हाथ में होता तो इनकी मूवी ना बनी होती। दूसरी तरफ खुर्रम ने इन लड़कों का नाम पुकारना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा जो इस दिन आए ही नहीं थे और पहला दिन गुजरने के बाद यूनिवर्सिटी आने लगे थे। सारे नाम पुकारते पुकारते बलाखिर खुर्रम एक नाम पर जाकर रुक गया और इस शख्स को बगौर देखने लगा और अपना नाम पुकारे जाने पर बड़ी बेजारी से खड़ा हुआ था। खुर्रम पूरे यकीन से कह सकता था कि चेहरा इस मूवी में मौजूद नहीं था, फिर भी इसने एहतियातन पूरी लिस्ट पुकार ली, मगर बाकी तमाम लोग मूवी में मौजूद थे। अपने शक की तस्दीक करने के बाद इसने सबको वापस अपनी जगह पर बैठ जाने को कह दिया। तकरीबन पूरी क्लास खुर्रम को उलझन भरी नज़रों से देख रही थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस सब का मकसद क्या है। लड़कियां तो ये सोच रही थी कि वो यहाँ क्यों बैठी हैं, फ्री पीरियड ख़त्म हो जाएगा, इन्हें बाहर चले जाना चाहिए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी अपनी जगह से उठकर बाहर निकलने की। इसलिए सब खामोशी से दुबकी बैठी थी। और फिर इस लड़के को देखने के बाद तो खुर्रम के चेहरे पर फैली संजीदगी देखकर किसी ने भी कुछ कहने की जसारत नहीं की। खुर्रम सबके बैठ जाने के बाद कुछ देर तो खामोशी से खड़ा रहा, फिर एक ही कदम उठाता इस लड़के की डेस्क के पास आ खड़ा हुआ और इसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही सर्द लहजे में बोला, ज़रा अपना मोबाइल देना। मोबाइल? इसने अचंभे से पूछा। खुर्रम ने जवाब देने के बजाय सपाट अंदाज में अपना खाली हाथ इसके आगे फैला दिया तो वह हन्नों की तरह कभी इसे और कभी इसके हाथ को देखता ही रहा। बेफिक्र रहो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के नंबर नहीं लूँगा, सिर्फ तुम्हारा मोबाइल चाहिए। खुर्रम के अजीब व गरीब लहजे पर पूरी क्लास खुद इसे देख रही थी। सीनियर्स का रोब दबदबा अपनी जगह, लेकिन अपना मोबाइल निकाल कर किसी गैर को पकड़ा देना एक अलग बात थी। चुनाचा वो सारा लिहाज बालाए ताक रखकर दो टोक लहजे में बोला, मैं अपना मोबाइल नहीं दे सकता। इसने पूरी बात की थी कि खुर्रम का भरपूर मुक्का इसका पूरा चेहरा घुमा गया। सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो तो समझ रहे थे कोई मजाक हो रहा है, मगर अब तो सब परेशानी के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। सबके होश उड़ रहे थे। इस लड़के की नाक से खून बहना शुरू हो गया था। वो डेस्क पर सीधा होते हुए बड़ी आजिज़ी से बोला, आखिर बात क्या है? मैंने क्या किया है? एक हाथ से ही इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो खुर्रम का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी हथेली की पुष्ट से खून साफ करते हुए इसकी आंख में आंसू आ गए थे। लड़कियां पहले ही अपनी जगह चीखें रोकने की कोशिश में खड़ी थी। इसकी नाक से तेज़ी से बहता खून देखकर कांपने लगी थी। वो मूवी तुमने ही कंप्यूटर पर डाली है ना? खुर्रम इतनी सर्द और धीमी आवाज़ में बोला था कि इस लड़के को बमुश्किल सुनाई दे पाया, हालांकि वो इसके सबसे करीब था। बाकी सब तो अपनी अपनी सीटों से उठकर इधर उधर खिसक गए थे, लिहाजा इन्हें खुर्रम की आवाज़ नहीं आई थी। वो तो समझ में क्या खाक आता। वो दूसरी तरफ वो लड़का जिसे एक ही पल में सब कुछ समझ गया था, तभी हैरत और घबराहट के साथ चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं। इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा करता, खुर्रम ने इसे कॉलर से पकड़ कर खड़ा कर दिया। इसका फौरी इंकार खुर्रम के शक को मज़ीद तक़वीत पहुँचा गया था। चुपचाप अपना मोबाइल मुझे दे दो, वरना। खुर्रम को इससे आगे कुछ कहना नहीं पड़ा। इसने जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया तो खुर्रम ने इसे स्ट्रेट पर धकेलते हुए मोबाइल तकरीबन इसके हाथ से छीन लिया। खुर्रम जानता था वो मूवी अब इसके मोबाइल में मौजूद नहीं होगी, इसलिए इसने मोबाइल खोलने की भी जहमत नहीं की और इसके सामने ही दीवार पर खींच मारा। मोबाइल कई टुकड़ों में तकसीम होकर ज़मीन पर बिखर गया। अब की बार लड़कियां अपनी चीखें रोक ना सकीं। पूरी क्लास वहशत भरी नज़रों से इसे देख रही थी, मगर खुर्रम को रत्ती भर परवाह नहीं थी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो इस मोबाइल की जगह तुम्हारा सर होगा। वो चाहता तो इस लड़के की हरकत के मुतालिक बताकर इसे सबकी नज़रों में मजलूम से मुजरिम बना सकता था, मगर खुर्रम को इल्म था कि अगर इसने ये बता दिया कि इस लड़के की पिटाई इस मूवी की वजह से हुई है तो इस मूवी को ख्वामख्वाह बड़ी शोहरत मिल जाएगी। अभी अगर वो मूवी 50 लोगों ने देखी होगी तो इसका जिक्र सुनने के बाद 1000 लोग इसे देखना चाहेंगे, जिससे इस मूवी की मकबूलियत में इजाफा होगा और फिर इस पर तबसरे भी इससे ज़्यादा होंगे। जबकि खुर्रम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसका मकसद इस लड़के को सबक सिखाना था, सो वो पूरा हो चुका था। बाकी लोग इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इसकी इसे कोई फिक्र नहीं थी।
फिक्रे वो कभी पालता भी नहीं था। वो माथे पे आए बालों को एक झटके से पीछे करता वापसी के लिए मुड़ गया। क्लास से निकलते वक्त इसने पलट कर महज इस लड़के को देखना चाहा तो गैर इरादी तौर पर इसकी नज़र सारी क्लास पर पड़ गई। बैक वक्त इतनी सारी हैरान और नफरत भरी नज़रों की जद में होने के बावजूद इसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। अलबत्ता नमल पर नज़र पड़ते ही खुर्रम के कदम अपनी जगह जम गए। खुर्रम के हटते ही वो तेज़ी से इस लड़के की तरफ बढ़ी थी। इसके नाक से भल भल बहता खून देखकर बेइख्तियार इसने अपने परस से रुमाल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। खुर्रम का ये मंजर देखते ही दिमाग घूम गया। दिल तो चाहा एक मुक्का नमल को भी जड़ दे। शायद इसकी नज़रों में इतनी आग थी कि नमल चौंक कर बेख्तियार की तरफ देखने लगी। जितना गुस्सा खुर्रम की आंखों में था इतनी ही नफरत नमल की नज़रों में थी। कितनी ही देर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। आखिर खुर्रम पाँव पटकता क्लास से बाहर निकल गया। आलिया नहा धोकर सिर्फ थोड़ी देर को कमर टिकाने लेटा था, मगर जब इसकी आंख खुली तो शाम गहरी हो रही थी। कमरे के पर्दों की सलवटें ठीक तरह से बराबर नहीं थीं, चुनाचा हल्की सी झिरी में से बाहर फैली तारीकी साफ दिखाई दे रही थी। आलियान तेज़ी से बिस्तर से उतर गया। 10 मिनट बाद जब वो फ्रेश होकर नीचे आया था, मामू जान और शाहजहाँ मामू नमाज पढ़कर घर में दाखिल हो रहे थे। आलियान इनके नज़दीक चला आया। शाहजहाँ मामू से दोपहर मुलाकात नहीं हो सकी थी, चुनाचा वो इनसे खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगा। इन्हें बातें करते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुलाजिम ने खाना लगने की इतला दी। खाना अभी से? आलियान ने हैरानी से मुलाजिम को देखा। हम तो इसी वक्त खाना खाते हैं, तुम शायद इशा के बाद खाने के आदी होगे। शाहजहाँ मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें भूख तो लग रही होगी, दोपहर में भी कुछ खाए बगैर सो गए थे। मामू जान ने खाने के लिए उठते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई ख़ास भूख नहीं है। आलियान इखलाकर इनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन इसे वाकई इस वक्त खाने की कोई ख्वाहिश नहीं हो रही थी। अब तुम मेहमान की तरह तकल्लुफ़ कर रहे हो, जब इतनी देर हो गई खाना खाए हुए तो भूख क्यों नहीं है? शाहजहाँ मामू की बात पर आलियान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इतनी जल्दी खाना खाने का वो आदी नहीं था, मगर इससे खाना खाए वाकई बहुत देर हो गई थी। चुनाचा खाने के लिए बैठ गया। इनका साथ देने में कुछ ना कुछ कामयाब हो ही गया। खाने की मेज़ पर इसके घर के दीगर अफराद से भी मुलाकात हो गई। घर में सबसे बड़े मामू जान और उम्मा जान थे। इस लिहाज से इनके बच्चे भी सबसे बड़े थे। एक तो हामिद ही था। हामिद से छोटी महानूर थी और इससे छोटी सकीना थी, जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए हामिद इस्लामाबाद गया हुआ था। शाहजहाँ मामू और छोटी मुमानी के 4 बच्चे थे, जिनमें गुलबानो सबसे बड़ी थी और तकरीबन बरीरा ही की हम उम्र थी। इसके बाद इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। खाने से फारिग होकर आलियान इन्हीं के साथ लॉन में निकल आया। वो दोनों लड़के 8वीं और 9वीं जमात में पढ़ते थे। इन दोनों ने काफ़ी रात तक बैठकर आलियान से बातें की, अपने स्कूल की और महल्ले की, मगर 10 बजे दोनों माजिद करते हुए उठ गए। माफ़ कीजिएगा आलियान भाई, इससे ज़्यादा जागने की हमें इजाज़त नहीं। अगर अम्मा ने देख लिया तो। इनमें से एक ने, जिसका नाम शाहिद था, गर्दन पर उंगली फेरते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। इतनी जल्दी? आलिया ने एक बार फिर हैरानी से घड़ी को देखा। जी, सुबह 4 बजे उठते हैं। हमारा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। 4:45 बजे निकलते हैं तो 7:15 बजे पहुँचते हैं और ठीक 7:30 बजे हमारे स्कूल का गेट बंद हो जाता है। नवीद ने सर खुजाते हुए बेबसी से कहा। आलियान की आंखें फैल गई थी। इस रोज़ रोज़ की दरसरी पर भी शाहिद तसल्ली देते हुए बोला, अभी तो आप 4-5 दिन यहीं हैं, बस बेफिक्र रहें, हम फ्राइडे नाइट को सारी रात आपको कंपनी देंगे। आलिया ने सर हिलाकर इन्हें टाल दिया, वरना दिल में तो वो यही सोच रहा था कि कल सुबह ही वापस चला जाए। इन दोनों के जाने के बाद कुछ देर तो वो घास पर टहलता रहा, फिर से अचानक शदीद किस्म की और बोरियत होने लगी। एक तो वो इतनी जल्दी सोने का आदी नहीं था, दूसरी ये कि दोपहर में इतना सो चुका था कि इस वक्त तो अगर वो चाहता भी तो नहीं, इसे नींद नहीं आती। इसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर वो अपना लैपटॉप ही ले आता तो इतना वक्त आसानी से गुजर जाता, या फिर कंप्यूटर तो इनके घर में भी होगा। शायद और नवीद के सोने जाने से पहले अगर इसे ख्याल आ गया होता तो दोनों इस कमरे में ले जाते। अब तो इतनी बड़ी हवेली में बगैर किसी की सरबराही के वो अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच सकता था। खुजा के कंप्यूटर ट्राली वाले कमरे में चला जाए। दिमाग ख़राब था जो मैं यहाँ आ गया, और अगर इतना आना ही था तो कम से कम हामिद के रूटीन के मुताबिक इन्फॉर्मेशन लेकर ही आता। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और मम्मी से कह दूँगा
कोई ज़रूरत नहीं है बरीरा की शादी यहाँ करने की। बिल्कुल मॉडर्न लाइफ है यहाँ की। सारे घर वाले 9:30 बजे सो गए और ये लड़के 10 बजे तक बैठकर साथ छोड़ गए। अगर ये वहाँ हमारे शहर में होते तो 2 बजे तक जाकर भी सुबह 4 बजे उठकर स्कूल चले जाते। आलियान बेजारी से टहलते हुए सोचता गया। तभी हवेली के गेट पर किसी गाड़ी की लाइट पड़ी तो आलियान ठिठक कर गेट की जानिब देखने लगा। जहाँ वो खड़ा था वहाँ से गेट बहुत दूर था, लेकिन रात होने के बाद इस गाड़ी की तेज़ लाइट तक अंधेरे को चीर गई थी, क्योंकि बड़ा गेट रवायती हवेलियों के सदर दरवाज़ों की तरह बड़ी बड़ी सलाखों पर मबनी था और जिससे बाहर का मंजर बहुत आसानी से देखा जा सकता था। असल में ऐसे घरों में गेट और घर के दरमियान फासला इतना तवील होता है कि गेट सलाखों पर तो क्या महज शीशे पर भी मबनी हो तो भी घर वालों को बेपरदगी का मसला ना हो। अब आलियान लान में खड़ा था। इसके बावजूद सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था कि चौकीदार के गेट खोलने पर कोई जीप अंदर चली आई है। जीप कौन चला रहा है और अंदर कितने लोग मौजूद हैं, आलियान ये सब देखने से कासिर था। और जब जीप रविश तय करती ऐन घर की दहलीज पर आ रुकी तब आलियान को इल्म हुआ कि ड्राइविंग सीट से हामिद उतरा है। वो तेजी से चलता हामिद के नज़दीक आ गया। तब तक जीप की दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर सकीना भी बाहर आ गई थी। कैसे हो हामिद, आलियान ने करीब जाकर कहा तो दोनों ही चौंक गए। आलियान तुम यहाँ इस वक्त? हामिद के चेहरे पर खुशगवार हैरत नुमाया थी। मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, यहाँ आकर पता चला तुम इस्लामाबाद गए हो। आलियान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा तो हामिद ने बड़ी गर्म झुर्शी से उसे थाम लिया। मैं तो सकीना का एडमिशन कराने गया हुआ था। हाँ बता दिया था मुमानी ने, फिर हो गया एडमिशन? आलियान ने सकीना को मुखातिब करते हुए पूछा तो इसने फ़ौरन सलाम करते हुए कहा एडमिशन तो इंशाल्लाह हो जाएगा, असल मसला तो हॉस्टल का है। देखें कमरा नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अंदाज से परेशानी साफ जाहिर थी। एक बार एडमिशन हो गया तो कमरा भी मिल जाएगा, आलिया ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा। हाँ देखें क्या होता है, प्रिंसिपल ने कहा था कल पता कर लीजिएगा। मैंने तो भाईजान से कहा भी कि एक दिन और रुक जाते हैं, पता करके ही चलेंगे, मगर भाईजान माने ही नहीं। सकीना जिस तरह बोली थी आलियान को वो एकदम बिल्कुल बरीरा लगी थी। तभी मुस्कुराते हुए बोला अच्छा हुआ जो तुम्हारे भाईजान आज ही आ गए। फिर हामिद को मुखातिब करते हुए बोला मैं आया तो 2-3 दिन के इरादे से था, मगर इतनी सख्त बोरियत हो रही थी कि कल सुबह ही लौट जाने का सोच रहा था। आलियान ने बेतकल्लुफ़ी से कहा तो हामिद भी खुश दिली से हंस दिया और हमदर्दी करने वाले अंदाज में बोला सब तुम्हें अकेला छोड़कर सोने चले गए, वेरी सैड। अच्छा हुआ जो मैं आज ही आ गया। अब देखो ना कमरे के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है, अब जगह होगी तो वो फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए वहाँ रुक कर इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। हामिद की बात पर सकीना फ़ौरन बोली लेकिन इतनी रात को सफ़र करके आना कम अज़ कम गाँव जैसे सुनसान जगहों पर मुनासिब नहीं। मुनासिब तो शहरों में भी नहीं है, आलिया ने इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा। अब तो आ गए ना, कुछ हुआ भी नहीं, हामिद ने जैसे बहस समेटते हुए कहा। सकीना ने तो अदाब मेज़बानी निभाते हुए इनसे चाय वगैरह का पूछा और इनके इनकार पर ज़्यादा इस्रार किए बगैर शब बखैर कहती अंदर चली गई। हामिद भी आलियान को लेकर अपने कमरे में चला आया। इसका कमरा देखकर आलियान को काफ़ी हैरत हुई। नफासत से सजा हुआ कमरा था, कहीं से भी वो एक बैचलर का कमरा नहीं लग रहा था। ये सारी डेकोरेशन मुमानी जान ने की होगी। आलिया ने कमरे को सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा तो हामिद एसी ऑन करते हुए मुस्कुरा दिया। इस कमरे की सफाई का क्रेडिट अम्मा को जाता है, बाकी रहा डेकोरेशन का सवाल तो इस कमरे की हर चीज़ मेरी अपनी पसंद की है। अपनी चीज़ें हमेशा अपनी पसंद से लेता हूँ। हामिद के ठोस लहजे पर आलिया ने इसे देखता चला गया। क्या हुआ, हामिद ने टोकते हुए पूछा। कुछ नहीं, मेरी भी यही आदत है। आलिया ने झूठ नहीं कहा था, अलबत्ता इसकी बात को टाल ज़रूर दिया था, वरना वो सोच में ज़रूर पड़ गया था। शगुफ्ता गफ़ार ने कहा था मामू जान और मुमानी जान इस रिश्ते पर राज़ी हैं, लेकिन मुमानी जान हिचकिचाहट का शिकार हैं, तो फिर हामिद किसकी तरफ है या वो दूसरे से इस सारे सिलसिले में बेखबर है। ये शतरंज की बाजी चल रही है या ये भी डेकोरेशन पीस है। आलिया ने उस सिंगल सोफ़ों के दरमियान छोटी सी टेबल पर बेशकीमत शतरंज जो इसके मोहरे लगे देखकर पूछा, क्योंकि मोहरे इस तरह रखे थे जैसे दो अफराद ने बीच में खेल छोड़ दिया हो। यह अब्बा शाहजहाँ चचा ने शुरू की होगी, इनकी यही आदत है। जब खेल मुश्किल स्टेज पर आकर फंस जाता है तो बाजी छोड़कर उठ जाते हैं। हामिद ने
अलमारी खोलकर कपड़े निकालते हुए कहा और बाथरूम में घुस गया। आलियान मेज़ के करीब आकर मोहरों को बगौर देखने लगा। बाजी वाकई काफ़ी बुरी तरह फंस चुकी थी। दोनों तरफ से खिलाड़ियों की काफ़ी मोहरे पिट चुके थे। आलियान को इस खेल में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो गैर इरादी तौर पर आगे की चालें सोचता रहा और इतना मगन हो गया कि इसने खुद ही गौर ही नहीं किया कि हामिद फ्रेश हो गया, बाथरूम से निकला और कमरे से बाहर चला गया। वो तो तब चौंका जब हामिद ने गरम गरम भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग इसकी तरफ बढ़ाया। ये तुमने बनाई है? आलियान हैरानी से इसे देखने लगा। मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी बनानी आती है, पी कर देख लो। पी तो खैर मैं ज़रूर लूँगा। हम अक्सर रात के खाने के बाद कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जागीरदार लोगों के किचन में जाकर औरतों वाले काम कर सकते हैं। आलियान की शरारत भरे अंदाज में हामिद कहका मार कर हंसा था। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गया हूँ और यकीन करो तुम्हारी कही बात बिल्कुल सच है, या यूँ कह लो तुम्हारा मारा ताना बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे माहौल में औरतों वाले काम करना बहुत ही शर्म की बात समझी जाती है। कुछ लोग तो इसे गैरत का मामला समझ लेते हैं। हामिद अपना कॉफ़ी का मग लेकर इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और कॉफ़ी का सिप लेते हुए बड़ी संजीदगी से बोला, लेकिन मैं इस जागीरदाराना सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ इत्तफाक नहीं करता। सकीना ने तुम्हारे सामने ही चाय का पूछा था। अगर मैं इससे कहता तो वो बना देती, मगर मुझे मालूम था वो इस वक्त बहुत थकी हुई है। मैं तो होटल में पड़ा सो रहा था जबकि वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी। अचानक मैंने वापस आने का इरादा कर लिया तो अपनी पैकिंग में अभी अफरा तफरी करके आई है। फिर क्या ये ज़रूरी है कि किचन में जाकर वही ये करे? किस किताब में लिखा है कि किचन में काम सिर्फ औरतें ही करती हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम खुद अपने हाथों से करते थे ताकि इनकी उम्मत को भी किसी काम करने में कोई आर ना या शर्म महसूस ना हो। लेकिन हमने खुद अपने लिए खुद पर पाबंदियाँ आयद करके मसाइल खड़े कर लिए हैं। ये काम हमें सूट नहीं करता, वो काम हमें सूट नहीं करता। इस वक्त अगर मैं अपने मुलाजिम को जगा कर कॉफ़ी बनवाता तो बनाकर पिला तो देता, मगर दिल ही दिल में मुझे कितना कोसता। मुलाजिम का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है ज़्यादातर मुलाजिम रात के 3:30 बजे से उठना शुरू कर देते हैं। इन्हें स्कूल जाने वाले बच्चों को 4 बजे से जगाकर इनका नाश्ता टिफ़िन सब तैयार करना होता है। ऐसे में 11 बजे इन्हें जगाकर कॉफ़ी बनवाना ज़्यादती है या नहीं? लेकिन अफसोस की बात है कि जागीरदाराना माहौल में पलने वालों को ये तो याद रहता है कि इस्लाम में मर्द को 4 शादियाँ जायज़ है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि अल्लाह ने जितने भी लोगों को इनके मातहत किया है, इनके साथ रवा रखने वाले रवैये का जवाब भी देना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये रहम तुम किसी ख़ास मौक़ों के लिए नहीं बल्कि हर वक्त रोज़ ज़िंदगी में मौजूद होना चाहिए। आलियान चुपचाप हामिद को देखता रहा। इसके ख्यालात जानकर और इसकी बातें सुनकर आलियान को यकीन हो गया था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हामिद की साफ सुथरी सोच के पीछे वजह इसके घर का माहौल और इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग थे। अगर इस घर के मर्द रवायती सोच के मालिक होते तो हामिद का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता। इतनी मुश्किल बाजी तो नहीं है जो तुम इतने गौर कर रहे हो। हामिद के टोकने पर आलियान है तो शिमला नहीं, फिर सामने बिच्छी शतरंज की बाजी को देखते हुए मुस्कुरा दिया। चलो इनका छोड़ा खेल हम ख़त्म करते हैं। हामिद मग साइड पर रखते हुए मोहरों की तरफ मुतवज्जा हो गया और फिर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी बाजी खेलते खेलते इन्हें सुबह हो गई। सारी रात इन दोनों ने इतनी बातें की थी कि हर मौजू ज़ेर बहस ले आए थे और तकरीबन हर मौजू में हामिद की मालूमात काबिल शताइश थी। जितनी शतरंज में वो आलियान को हरा तो नहीं सका क्योंकि आलियान शतरंज में बहुत माहिर था। अलबत्ता हामिद ने मुकाबला बहुत अच्छा किया था। आलियान को वाकई इसके साथ खेल कर बड़ा मज़ा आया था। कभी सुबह होने पर जब दोनों सोने के लिए उठने लगे तो आलियान ने इसे हाथ मिलाते हुए कहा, मुबारक हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है कि यार लोग हार कर भी जीत जाते हैं। इतनी बाजियां तुम हारे लेकिन फिर भी तुम्हें मात नहीं हुई। शायरी तुम थोड़ी बहुत मुझे भी आती है। जिस शेर का तुम हवाला दे रहे हो वो तो आशिकों के लिए है। जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी हम मात नहीं। हामिद इसके ज़ाहिरी जुमले का मतलब निकालते हुए हंस दिया तो आलियान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। अपने जुमले की वो अभी वजाहत नहीं करना चाहता था कि वो बरीरा के लिए इसे पसंद कर चुका है, बल्कि अभी तो इसे बरीरा के लिए हामिद से मुनासिब कोई नहीं लग रहा था।